हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, आज का हमारा सेशन है एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, आज हम इसमें क्या सीखेंगे, एटीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है और इसका आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रोल है। ठीक है, तो ये क्यों आपके लाइफ में मतलब इम्पॉर्टेंट है और ये इसका नेचर किस प्रकार का होना चाहिए आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम एटीट्यूड को समझ लेते हैं, एक्चुअल में एटीट्यूड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड अक्सर लोग निगेटिव वे में लेते हैं, तो एटीट्यूड निगेटिव केवल नहीं होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड हमेशा निगेटिव नहीं होता है। ये चीज़ आप हमेशा, ये या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, ये दोनों प्रकार का नेचर शो करता है। ठीक है, तो एटीट्यूड आज से आप ये जान लें कि ये केवल निगेटिव नहीं होता है। ये नहीं कि वो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, इसका मतलब कि वो तो आप निगेटिव सेंस में ले सकते हैं, जो उसका मतलब बिहेवियर निगेटिव है तो। ठीक है, तो देखिए एटीट्यूड होता क्या है, ये क्या है, एक बिलीफ और या तो फीलिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये बिलीफ बोले तो आपका विश्वास और फीलिंग बोले तो आपकी भावना, मतलब एक प्रकार की मतलब विश्वास और भावना होती है। ठीक है, ये देखिए, या तो किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुछ विश्वास भावना उत्पन्न हो सकती है, किसी वस्तु किसी विचार, ठीक है, और या किसी मतलब कोई मुद्दा है उसको लेके। ठीक है, तो उसके प्रति जो भी आपका विश्वास बनता है, जो भी आपकी भावना उसके प्रति उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वही क्या है, वही आपका एटीट्यूड है। ठीक है, एटीट्यूड को एक्चुअली हिंदी क्या है, मनोवृत्ति। ठीक है, मनोवृत्ति। तो ये तो रहा एटीट्यूड के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट क्या हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड को हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं आज। तो इसके कंपोनेंट को हम देख लेते हैं। इसकी एक्चुअली 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, और तीनों कंपोनेंट को हम एकदम बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखिए, ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में एटीट्यूड वर्ड मतलब बड़ी कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हर एक सोसाइटी में बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है वगैरह वगैरह समथिंग, ऐसे कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में पता होता नहीं कि एटीट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट टाइप इसका होता है क्या, अफेक्टिव। क्या होता है, अफेक्टिव। तो फर्स्ट टाइप है अफेक्टिव। अब अफेक्टिव को हम जान लेते हैं। देखिए, अफेक्टिव डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके फीलिंग से। ठीक है, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप क्या, हाँ एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपने देखा कि एक कीचड़ में, मतलब कीचड़ एक गड्ढा है, उसमें क्या एक भालू गिरा हुआ है। ठीक है, और वो क्या मतलब कीचड़ से लिपटा हुआ है। तो उस समय आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, डिस्गस्टिंग भावना उत्पन्न होती है या हेल्पिंग नेचर की भावना उत्पन्न होती है, मतलब किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है उस समय, ये आता है आपका अफेक्टिव कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव भावना भी उसके प्रति मतलब उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, हाउ क्यूट लुकिंग। ठीक है, और उसमें निगेटिव भी आ सकता है कि मतलब कितना भद्दा लग रहा है और फिर कितना बदबूदार लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार की भी भावना आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अब देखिए इसमें सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड का क्या नेचर होता है। इसमें देखिए सेकेंड होता है बिहेवियरल। अब देखिए उसको देखने के बाद, अब मान लीजिए वो गिरा हुआ है, लिपटा हुआ है, तो उस समय आपका नेचर उसके प्रति, या फिर आप बोलें कि उसके उसके प्रति आपका बिहेवियर क्या है, मतलब आप वहाँ पे हेल्पिंग नेचर शो करते हैं या फिर क्या, मतलब किस प्रकार का व्यवहार उसके प्रति करते हैं, या फिर वो गड्ढे में गिरे हुए उसी को वहीं पे मार दें, नहीं तो लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे उस स्थिति में आपका क्या बिहेवियर उसके रिस्पेक्ट में या फिर उसके प्रति आपका बनता है। ठीक है, या फिर किस प्रकार का बिहेव आप उसके साथ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड कंपोनेंट। इसमें एक कंपोनेंट और है, थर्ड कंपोनेंट देख लें। देखिए थर्ड कंपोनेंट आपकी पहले से ही मनोवृत्ति होती है। ठीक है, पहले से ही ये क्या है, ये इसमें मतलब भालू के विषय में आपके मन में एक डर बना हुआ है, अगर कि भालू मतलब यदि जो इसकी हेल्प करने जाते हैं तो ये हमको मार के खा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं क्या, कॉग्निटिव। ठीक है, तो ये मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें आप थिंक करते हैं कि मतलब अगर उसकी हेल्प करने जाएँ तो कहीं हम ही को ना मार दे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब आता है किसमें, कॉग्निटिव में। देखिए ये आपकी जागरूकता के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए यूपीएससी में एथिक्स का एक अच्छा खासा टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉग्निटिव का हिंदी होता है संज्ञानात्मक, बिहेवियर का मतलब है आपका आचरण, मतलब व्यवहार, और अफेक्टिव मतलब क्या, प्रभाविता। ठीक है,
तो ये रहा आपका 3 कंपोनेंट। देखिए कॉग्निटिव के बारे में हमने जान लिया कि हमारा मेंटल प्रोसेस होता है इसमें, कि मतलब यदि हम उसके प्रति जो भी बिहेवियर है हमारा, मान लीजिए कि हम उसको बचाने जाते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में पहले से ये थॉट प्रोसेस चलता है कि कहीं वो हमको मार न दे, कहीं कुछ हो ना जाए वगैरह वगैरह। तो उस समय मतलब जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं वो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। एटीट्यूड के ये तीनों कंपोनेंट थे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये एटीट्यूड कैसे हमारे मतलब एटीट्यूड किसी भी मनुष्य के अंदर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए इस सबको हटाते हैं हम, ठीक है। चलिए हम पहले क्या, हाउ इट फॉर्म्स मीन्स कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, हाउ इट फॉर्म्स। तो देखिए ये 4 कंपोनेंट मतलब 4 तरीका हम बताते हैं, मतलब 4 तरीक़ों से, या फिर आप बोल लें इसके 4 मीडियम हैं जिससे क्या किसी के अंदर एटीट्यूड फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो इसको 4 भागों में क्लासिफाई किया है। तो उसमें फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग। हम देखिए इसमें बिल्कुल आसानी से समझते चलेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग को पहले समझ लेते हैं कि क्लासिकल, चलिए हम पहले क्या करते हैं, चारों को लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद आपका आता है दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। आप इन वर्ड से ना घबराएं, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या COND लिख दे रहा हूँ, कंडीशनिंग आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका है तीसरा प्रकार, ये तीसरा होता है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अभी मैं इस सब का एक मीनिंग बता रहा हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का स्पेलिंग तो पता ही होगा, चलिए ठीक है। और इसमें हम देखते हैं फोर्थ हम देखते हैं जेनेटिक। अब चलिए इन हाउ इट फॉर्म्स में ये जो चारों कंपोनेंट हैं, या बोल लें चारों वे हैं, तो ये कैसे वर्क करता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की यदि जो हम बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में यदि जो हम एग्जांपल से समझें, तो मान लीजिए कि यदि जो आप जा रहे हैं कोई बॉक्सर या फिर कोई बॉडी बिल्डर अपने प्रोटेक्शन के लिए हायर करने, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यदि जो एक स्टिमुली बोले तो एक फैक्टर की रिस्पेक्ट में यदि जो दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आप किसी बिल्डर को हायर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है कि उसकी क्वालिटी नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या मतलब यदि जो आपको उसके डाइट के विषय में पता चल जाता है कि वो अपने डाइट में हेल्दी डाइट लेता है, उस मतलब मान लीजिए कि वो उसकी डाइट स्ट्रांग है, ठीक है। और उस डाइट बोले तो उसका जो मतलब खाने पीने का अपना जो भी चीज़ें हैं वो आपका उसके प्रति पॉजिटिव मतलब एक नेचर है कि वो दूध लेता है, और फिर मतलब जो भी है स्ट्रांग चीज़ें जो हमें मतलब प्रोटीन्स वगैरह पाउडर्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, यदि जो उसके विषय में आपको पता है, उसके डाइट के विषय में, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली उस बॉडी बिल्डर जिसको आप हायर करने जा रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रति क्या पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने एग्जांपल से समझा क्या, यदि जो आप किसी को हायर करने जा रहे हैं, ये बहुत जगह अप्लाई होता है। मान लीजिए कि यदि जो आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो चाय पीते वक्त यदि जो आपको पता है चाय पीने से क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो आपका क्या चाय के प्रति क्या एक पॉजिटिव फीलिंग तैयार हो जाती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति चाय पीता है तो आपको ये उसके एक अन्य फैक्टर में देखें तो हाँ वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, मतलब ऐसा एक दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो वो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को समझ लिया। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल जो कंडीशनिंग है उसको देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हम समझ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल बोले तो एक तरह से आप प्रैक्टिकली बोल लीजिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या प्रैक्टिकली मतलब प्रयोगात्मक बोल लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि आप जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या मतलब आप कोई भी मतलब कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक है। कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए इसको समझने के लिए। हाँ मान लीजिए आपने आप किसी महात्मा के पास बैठे हैं, ठीक है। और वहाँ से आपने कुछ सीखा, मतलब महात्मा से आपने कुछ बातें सुनी, ठीक है। और यदि जो आप उसको अपने लाइफ में उतारते हैं, उन बातों को फॉलो करते हैं, तो उससे यदि जो आपको पॉजिटिव मतलब क्या मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है,
ठीक है। तो क्या वो एक प्रकार का क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो गया। वो इंस्ट्रूमेंटल बोले तो आपने खुद जाके वहाँ पे सीखा, ठीक है। तो ये जो वो बातें आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव मतलब रोल प्ले करती हैं, मतलब सकारात्मक आपके लिए प्रोडक्टिव रोल प्ले करती हैं, वो भी जो गाइड आपने वहाँ से लिया, मतलब उस साधु महात्मा से जो भी आपने कुछ सीखा, वो यदि जो आपकी लाइफ में क्या आपकी लाइफ को ट्रैक करती हैं, आपके लाइफ में मतलब अच्छा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो उसके प्रति क्या आपकी पॉजिटिव फीलिंग बनती है। तो ये क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल वे में आपने जाके खुद सीखा और फिर उसे क्या अपने लाइफ में उतारा। अब यही ये क्या मतलब वाइस वर्स भी हो सकता है, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में गए जहाँ पे उसकी जो दी गई शिक्षा है वो आपके लिए निगेटिव साबित हुई, तो उसके प्रति आपका क्या निगेटिव एटीट्यूड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका मतलब एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। एटीट्यूड बोले तो मनोवृत्ति, मतलब कैसा किसके साथ घूमना चाहिए, ऐसे मतलब किस प्रकार की चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। अब देखिए हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में देख लेते हैं। अब देखिए एक बात कही गई है, सारी चीज़ें यदि जो आप एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेंगे तो आपके लिए लाइफ कम पड़ जाएगी। ये किसी महान व्यक्ति ने बोला है, शायद स्वामी विवेकानंद ने बोला है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्होंने ही बोला है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में यदि जो हम देखें तो इसमें महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लें तो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है। और यदि जो उनके लाइफ से हम सीखें कि हमें क्या करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ठीक है। तो अब देखिए हर एक चीज़ अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करके तो हम उसे ले नहीं सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस व्यक्ति ने किस काम को कैसे किया है, कौन सा आचरण उसने अपनाया है, ठीक है, उसका रिजल्ट उसके लाइफ में कैसा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के तहत क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग तैयार हो जाती है। मान लीजिए महात्मा गांधी ने क्या मतलब उनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी अपना योगदान दिया, क्या मतलब इसमें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और ठीक इसमें कई बार वो जेल भी चले गए, ठीक है। तो अब देखिए सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में दोबारा कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ से क्या एक सीख आप ले सकते हैं कि हमको क्या मतलब उन्होंने क्या सीख दिया है, उसे हमें क्या सीखना चाहिए। और मतलब ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंतर्गत आ गया। और कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसका यदि जो उसको निगेटिव रिजल्ट मिला है तो वहाँ से भी आप सीख सकें कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बैंक में इन्वेस्ट किया, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और फिर इस मतलब उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर आपको क्या देखेंगे कि हमें इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी प्रकार से मतलब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। तो वहाँ से क्या एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव एटीट्यूड यहाँ से भी फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से। अब देखिए कुछ जेनेटिक भी होता है, ठीक है। जेनेटिक में चीज़ें मान लीजिए कोई ट्विन है तो उसमें स्वाभाविक सी कुछ गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए वो यदि जो उसको आम के प्रति क्या मतलब निगेटिव फीलिंग आती है कि खट्टे होते हैं बहुत बुरे होते हैं, तो उसके मतलब जेनेटिक नेचर ऐसा होता है कि उसका मतलब दूसरा ट्विंस है वो भी क्या मतलब उसका भी इसी प्रकार का सेम फीलिंग और मतलब उसके प्रति उस चीज़ के प्रति एटीट्यूड तैयार होता है। तो ये रहे आपके 4 कंपोनेंट, ठीक है। अब चलिए हम इसके फंक्शन के विषय में जान लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में कैसे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि जो आप इसको समझते हैं तो ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये रोल अपना प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके जागरूकता के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके फंक्शन को हम जान लेते हैं। देखिए फंक्शन को क्या एक प्रैक्टिकल वे में जानने के लिए क्या हम एक मतलब किसी महान व्यक्ति जैसे कि किसी व्यक्ति का वहाँ पे हम कोट ले लेते हैं और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उन्होंने क्या इसके विषय में अपना विचार दिया है, ठीक है। तो हम देखिए डेनियल कार्ज करके एक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उनका हम ले लेते हैं क्या उनका मतलब उन्होंने फंक्शन मतलब इसके फंक्शन के विषय में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम दार्शनिक नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े पॉइंट्स आपको दे दें, ठीक है। तो हम उन्हीं के पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर लें क्या, डेनियल कार्ज, डेनियल कार्ज, ठीक है। तो डेनियल कार्ज ने कुछ फंक्शंस
दिए हुए हैं एटीट्यूड के रिस्पेक्ट में। देखिए, यदि जो आप फर्स्ट फंक्शन इसमें यदि देखें तो मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति के एटीट्यूड के विषय में आपको नॉलेज है, ठीक है, कि वो बंदा पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, या फिर कोई भी बंदा बंदी चाहे जो भी हो, तो उसके एटीट्यूड के विषय में आपको पता है, तो ठीक है, तो आप मान लीजिए उसको हायर कर रहे हैं या उसको अपने लाइफ में इंटरवीन करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से उसका मतलब अपने लाइफ के साथ इंट्रैक्शन रख रहे हैं, तो आप क्या मतलब ये बहुत आसानी से आप उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसके बिहेवियर को, मतलब कि वो हमें धोखा देगा या फिर उसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब एक फ़ायदा तो क्या, यदि जो उसके विषय में आपको नॉलेज है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट फंक्शन में यदि जो आपको उसके विषय में अनदर पर्सन के एटीट्यूड के विषय में नॉलेज है, तो आप क्या मतलब इस प्रकार का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको हायरिंग में यदि जो आप एक मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, हायर करना चाहते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप कोई एचआर हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प करता है यदि आपको किसी के विषय में एटीट्यूड पता है। अब देखिए इसका है एक सेकेंड एक्शन एडाप्टिव। अब एडाप्टिव क्या है, एडाप्टिव बोले तो क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या आपकी स्वयं की एटीट्यूड है ये, ठीक है। ये एटीट्यूड बोल लीजिए कि एटीट्यूड का एक फॉर्म ही है जो आपके अंदर स्वयं का है, ये इसे एडेप्टिव बोल लें, फ्लेक्सिबिलिटी बोल लें आपकी, या फिर आपका एडजस्टमेंट बोल लें, ठीक है, कुछ भी बोल लें, ठीक है। तो देखिए आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं रहने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आपको अच्छा कहें लोग, आप वहाँ पे सोशली सेट हो जाएं, वहाँ पे आपके नॉर्म्स जो हैं लोगों के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स बोले तो आपका जो पीछे से चला हुआ मतलब बैकग्राउंड आ रहा है, जो आपका रवैया है, वही मतलब लोगों में क्या आसानी से फिट हो जाए, लोग आपको अच्छा बोलें, आपका बिहेवियर उस सोसाइटी में अच्छी हो, ठीक है। तो ये है क्या एडेप्टिव, मतलब कि आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो आप क्या अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, आपका एक रवैया है कि आप मतलब क्या उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या आप पुरस्कार के हकदार होते हैं, फिर आपको वो सोसाइटी आसानी से अडॉप्ट कर लेती है, फिर एक्सेप्ट करती है, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये क्या आपका सेकेंड हो गया। अब यदि जो हम तीसरा इसमें देख लें, तीसरा आपका फ़ायदा, तो इसमें देखिए ईगो और सेल्फ एक्सप्रेसिव एक चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए क्या आप किसी के प्रति कोई भावना रखते हैं, ठीक है, आपकी जो भी एटीट्यूड है, और उसमें यदि जो कोई मतलब आप यदि अपने खुद को ऑब्ज़र्व करें या किसी अन्य व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, तो उसका वो किस प्रकार का उसका नेचर है, या फिर आपका उसके प्रति क्या नेचर है, ठीक है। तो क्या मतलब एक दूसरे से जब इंटरेक्ट होते हैं तो उसमें क्या एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की मतलब वो मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब आप ये जो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपका मतलब ईगो, आप एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड मतलब ईगो रिलेटेड है या मतलब किस प्रकार का है, यदि जो आप ये जानते हैं, यदि जो अगले को भी आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो ये मतलब उससे बात करने में, उससे कन्वर्सेशन और उससे तालमेल यानी हार्मनी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसको क्या बोल रहे हैं, ईगो, या फिर ईगो एक्सप्रेसिव, या सेल्फ एक्सप्रेशन बोल लें, या फिर बोल लें कि ये जो आपको कहीं प्रेजेंट करना है, कहीं आप ऑडिशन दे रहे हैं, तो ये जो आपको अपने एटीट्यूड के बारे में पता है, तो फिर क्या आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को सही से लोगों के सामने रख पाते हैं, ठीक है। इसमें ये भी पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक ईगो डिफेंसिव करके फंक्शन है। ईगो मतलब क्या, आप ईगो जानते ही हैं, ठीक है। तो ईगो डिफेंसिव करके एक फंक्शन है एटीट्यूड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, या फिर किसी भी प्रकार का आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, या फिर कोई भी फंक्शन आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसमें कोई थर्ड पर्सन या थर्ड या सेकेंड पर्सन कोई आके आपको, मान लीजिए आपको उस स्टार्टअप में, उस इंटरप्रेन्योरशिप में जिस भी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको घाटा लगा, ठीक है, और फिर कोई उसमें आके कहता है कि मतलब मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, उसको फिर आपके सामने जस्टिफाई करे, आपको मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की कोशिश करे, आपको फिर डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, आपको मेंटली हरास्ट करता है, तो उस समय जो आप मतलब क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, ईगो डिफेंसिव है, तो आप उस समय क्या अपने आप को तसल्ली दिला सकते हैं, मतलब आप उसमें अब क्या आप कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं, नहीं मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे कम से कम ये चीज़ सीखने को मिली, आप खुद को क्या मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वही सेल्फ डिफेंसिव ईगो डिफेंसिव बोलने, ठीक है, कि नहीं मैंने ये इन्वेस्ट ना करा होता तो ये लर्निंग मुझे नहीं मिलती, यदि जो आगे चल के मतलब कहीं मैं इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता तो फिर वहाँ पे मुझे और भी घाटा हो जाता, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का एटीट्यूड
ये जो है आपका ईगो डिफेंसिव, तो फिर क्या ये मतलब आपको कैसे फंक्शन करना है ये सारी चीज़ें सिखाती हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ फंक्शंस ईगो के, ठीक है, सॉरी आपके एटीट्यूड के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वैसे इंटरेस्टिंग सेशन था, हमको तो बड़ा मज़ा आया। चलिए धन्यवाद सुनने के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।